हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ जॉफ्री चाउसर के बायोग्राफी और इम्पोर्टेंट वर्क आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। मैं रवि रंजन आपका क्रैक मिशन में स्वागत करता हूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए चाउसर के बायोग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो चाउसर हैं ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द मिडिल एज, ये मिडिल एज के बहुत बड़े पोएट राइटर माने जाते हैं। ये मिडिल एज जो कहा जाता है वह 1150 से लेके 1500 ईस्वी के बीच के पीरियड को मिडिल एज कहा जाता है। अब देखिए, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इनको जॉन ड्राइडन जो हैं एक बहुत बड़े पोइट हैं और इन्होंने इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा है। ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन, जीके चेस्टरटन ने इनको ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन कहा है। ये जीके चेस्टरटन जो हैं ये इंग्लिश राइटर हैं और इनका जन्म 1874 में और इनकी जो डेथ हुई थी वह 1936 ईस्वी में हुई थी। इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है, फिक्शन को नॉवेल भी कहा जाता है, तो शब्द बदल दिया जाता है। कहीं फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल बोला जाता है, कहीं फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ प्लेगियरिस्ट, इनको जो यात्रा करते थे, ये बहुत यात्रा करते थे कवि के रूप में, एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में, तो इनको प्रिंस ऑफ प्लेगियरिस्ट भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ डिनाशा, देखिए इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ डिनाशा भी कहा जाता है। ऐसे डिनाशा की जो शुरुआत हुई थी वह एलिजाबेथन एज में माना जाता है, लेकिन इन पर इटली का बहुत प्रभाव था और इटली में जो डिनाशा प्रारंभ हो गया था वह मिडिल एज में लगभग 1350 से 1400 के बीच डिनाशा प्रारंभ हो गया था। तो इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ डिनाशा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वह इसी मिडिल पीरियड एज में हुआ था। अब द वेल ऑफ इंग्लिश एंड अनडिफाइल्ड, इनको स्पेंसर ने कहा है। स्पेंसर जो हैं इनको बोले हैं द विल ऑफ इंग्लिश, द वेल ऑफ इंग्लिश एंड अनडिफाइल्ड, मैंने इंग्लिश का कुआं, इंग्लिश का स्रोत। कुआं मीन्स क्या, जैसे जल का स्रोत कुआं को माना जाता है, उसी प्रकार से जो स्पेंसर हैं इनको इंग्लिश का कुआं माने हैं। मैंने इंग्लिश आज जो भी है उसके कुआं के रूप में, स्रोत के रूप में स्पेंसर ने जॉफ्री चाउसर को ही माना है। ये जो थे मेनली एक कोर्ट पोएट थे। ये जो उस समय का राज दरबार था, वहाँ के जो राजा थे उनमें उस परिवार से इनका अच्छा संबंध था, इसलिए इनको कोर्ट पोएट भी कहा जाता है। अब इनका जो जन्म हुआ था, देखिए ये तीन किंग, जो ब्रिटेन में 3 किंग हुए लंदन में, वे 3 किंग के रीजन में इन्होंने को देखा है। इनका जन्म हुआ एडवर्ड III के रीजन में, ये बढ़े पले रिचर्ड II के रीजन में, और इनकी मृत्यु हुई हेनरी IV के रीजन में। तो जो ये चाउसर हैं ये एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV, ये कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए इनके जीवन से संबंधित ये देखिए फिगर जॉफ्री चाउसर का। अब इनके वर्ष से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन भी हम लोग ले लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह 1340 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में हुआ था
और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी को लंदन इंग्लैंड में हुई। और वेस्टमिनिस्टर एवे, जिसको कि पोएट कॉर्नर भी कहा जाता है, वहीं इनको वेस्टमिनिस्टर एवे में ये रहते थे। इनका रेस्टिंग पैलेस था, सॉरी रेस्टिंग पैलेस इनका था, वेस्टमिनिस्टर में रहते थे, एवे में। ऑक्यूपेशन, इनका जो पेशा था वह पोएट थे, फिलोसफर थे, ब्यूरोक्रेट्स थे और डिप्लोमेट्स थे। ये पोएट, एज ए फिलोसफर, एज ए पोएट, एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए डिप्लोमेट इनको जाना जाता है। अब इनके जो पत्नी का नाम था वह फिलिपा रोएट था और 1366 में इनकी शादी हुई थी। अब इनके बच्चे का नाम एलिजाबेथ चाउसर, थॉमस चाउसर, एग्नस और लुइस इनके बच्चों का नाम था। संभवतः इनके 4 बच्चे थे। इनके पेरेंट्स जो थे वह जॉन चाउसर और इनके माता का नाम एग्नस डी कॉप्टन था। अब आइए देखिए इनके इवेंट्स, इनके जीवन से जुड़े इवेंट्स, जो घटनाएं हुई उससे संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 100 ईयर वार जो 1338 ईस्वी में शुरू हुआ और 116 बरस तक चला, तो ये हुआ इन्हीं के रीजन में, और ये हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के साथ। अब देखिए 100 ईयर वार से संबंधित अगर हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं कि 100 ईयर वार जो शुरू क्यों हुआ। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट हो गया 1066 में, और विलियम द कन्क्वेरर जो हुआ वही नॉर्मन कन्क्वेस्ट किया था, वही राजा था। और ये जो विलियम द कन्क्वेरर था वह इंग्लैंड पर और फ्रांस पर दोनों पर संयुक्त रूप से शासन करता था। अब आगे चल के इनके जो वंशज हुए वही फ्रांस और इंग्लैंड पर शासन कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए फ्रांस में राजा हुए चार्ल्स फोर्थ, और उनकी डेथ हो गई 1328 में। अब इधर देखिए इंग्लैंड में एडवर्ड III किंग थे और उनकी माता का नाम था ईसाबेला उनकी माता थी। और ये जो ईसाबेला थी वह सिस्टर ऑफ चार्ल्स फोर्थ थी। ये चार्ल्स फोर्थ जो फ्रांस के राजा थे उनकी ये सिस्टर थी। तो जब 1328 में चार्ल्स फोर्थ की मृत्यु हो गई तो उनका कोई बेटा नहीं था, सन नहीं था, और वहाँ नियम था कि जो राजा का बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो वहाँ राज सिंहासन खाली था, राजा का पद खाली था। तो ईसाबेला जो चार्ल्स फोर्थ की बहन थी, इन्होंने कहा कि ये जो एडवर्ड III है वह भी तो चार्ल्स फोर्थ का ही वंशज है, उसी का खून इसमें भी है, इसलिए एडवर्ड III को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया जाए। ऐसा इनकी माँ ईसाबेला ने कहा, जो सिस्टर ऑफ चार्ल्स फोर्थ थी। अब ये संवाद जो ही पहुंचा फ्रांस कि वहाँ के लोगों में रिएक्शन हो गया और दोनों देशों के बीच वार शुरू हो गया, क्योंकि फ्रांस को ये कबूल नहीं था। तो ये था 100 ईयर वार्स के पीछे की कहानी। अब देखिए क्या हुआ, दूसरा घटना हुआ इनके जीवन काल में कि द ब्लैक डेथ प्लेग आ गया, जो 1348 से 1349 एक वर्ष रहा। लेकिन अबाउट 30% जो पॉपुलेशन था यूरोप का वह इस प्लेग में समाप्त हो गया। इतना बड़ा भयंकर बीमारी था। अब इसमें देखिए वाइक्लिफ, एक इनके समकालीन राइटर हैं वाइक्लिफ, उन्होंने बाइबिल का 1380 में लैटिन टू इंग्लिश ट्रांसफ़र कर दिया। ये जो बाइबिल था वह लैटिन में था, इसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया। तो थोड़ा सा लोगों के बीच बाइबिल का महत्व बढ़ गया, क्योंकि लोग अंग्रेज़ी अच्छी तरह से उस समय समझ रहे थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इनका एडवर्ड III से अच्छा संबंध था, तो इनको 1360 में फ्रांस भेजा गया और फ्रांस में इनको कैप्चर कर लिया गया फ्रांस के सैनिकों के द्वारा। तो 16 पाउंड रकम देकर एडवर्ड III ने उनको फ्रांस के
फ्रांस के सैनिकों से मुक्त कराया, फ्रांस के राजाओं से मुक्त कराया। एडवर्ड III और चौसर में इतना संबंध था कि 16 पाउंड, जो उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, उसको देकर इन्होंने मुक्त कराया चौसर साहब को। अब आइए इनके वर्क से संबंधित हम प्रश्न को देख लेते हैं। हिज वर्क्स डिवाइडेड इन 3 पीरियड्स। इनके जो वर्क हैं उनको 3 पीरियड में बांटा जा सकता है। इन पर देखिए फ्रेंच का पहले प्रभाव था, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस भी जाते थे, फ्रांस का भी प्रभाव इन पर था। तो पहले इन्होंने क्या किया कि एक रोमन भाषा में लिखी रोमन डी ला रेशा का अनुवाद किया, जो फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी। द बुक ऑफ डचेस, ये भी जो है इनका फ्रेंच से प्रभावित, ये द बुक ऑफ डचेज है। अब जो बुक ऑफ डचेज है ये क्या है, देखिए इसके बारे में जान लीजिए। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। ये जो है एक एलोगेरी है, अतिशयोक्ति है। इट इज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लंच, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गंट। ये जो बुक ऑफ डचेज है ये डेथ ऑफ ब्लंच, जो जॉन ऑफ गंट की वाइफ थी, उनके डेथ पर लिखा गया है। और ये जॉन ऑफ गंट जो थे ये चौसर के बहुत परम मित्र थे, बहुत परम मित्र जिसको कहा जाए, बहुत घनिष्ठ मित्रता इनके साथ इनकी थी। अब देखिए इनका इटालियन प्रभाव में, इटालियन पीरियड में इन पर दांते का प्रभाव था, पेट्रार्च का प्रभाव था। अब देखिए इटालियन पीरियड में इटालियन इफेक्ट से जो इन्होंने लिखा, जो वर्क्स इन्होंने किया, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। अब देखिए द हाउस ऑफ फेम, इसके बारे में जो द हाउस ऑफ फेम है ये इट इज़ ए टेक्स्ट पैरोडाइज दांते। ये दांते का एक जो हास्यपूर्ण व्यंग है, द डिवाइन कॉमेडी, उस पर ये आधारित है, द हाउस ऑफ फेम। अब ये जो पार्लियामेंट फाउल्स है ये क्या है, पार्लियामेंट फाउल्स के बारे में ओवरव्यू ले लीजिए। ये एक पोएम है जो 700 लाइन की कविता है, 700 लाइन्स। दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम विजन। ये ड्रीम विजन में लिखा गया है इस फॉर्म में, इस पोएम को। और राइम रॉयल स्टेंजा है इसका, इसमें जो लिखने का स्टाइल है राइम रॉयल स्टेंजा में इसको लिखा गया है। अब राइम रॉयल स्टेंजा किसको कहते हैं, तो चौसेरियन 7 लाइन स्टेंजा ऑल्सो नोन एज राइम रॉयल। इसको राइम रॉयल, जो 7 लाइन स्टेंजा होता है उसको राइम रॉयल स्टेंजा कहा जाता है। अब इनका देखिए एक है ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ये ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो है नरेटिव एपिक पोएम है, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। अब आइए इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है वह है कैंटरबरी टेल्स। अब कैंटरबरी टेल्स तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चौसर के जीवन से कैंटरबरी टेल्स को निकाल दिया जाए तो लगभग इनका 75% वर्क का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इनके वर्क का अगर इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है तो वो है कैंटरबरी टेल्स। तो एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को कैंटरबरी टेल्स के बारे में भी दे देता हूँ। देखिए ये 24 स्टोरी का कलेक्शन है और इसमें लगभग 17,000 लाइन्स हैं। इसको 1387 से 1400 के बीच लिखा गया है और इट इज़ डिस्क्राइब द कंट्री, द पीपुल एंड देयर बिलीफ, यही इसमें वर्णन है। अब आइए ये जो कैंटरबरी टेल्स है इसमें जो मिलिट्री प्रोफेशन के 3 लोग हैं, इक्लेस्टिकल कैरेक्टर के 8 लोग हैं। जहाँ ये होस्ट किया गया था उसका नाम टेवार्डिन है। नेम ऑफ द होस्ट हैरी वैली है और
इसमें जो ओमेन कैरेक्टर है वो 3 ओमेन कैरेक्टर हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट कोट है जो स्क्वायर, इसमें एक स्क्वायर नाम से एक कैरेक्टर है, उसके द्वारा यह कोट बोला गया है। ही वॉज ए फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे, ये कोट लिखा गया है स्क्वायर के द्वारा। तो एक ओवरव्यू देने का मैंने आपको काम किया ये द कैंटरबरी टेल्स के बारे में। ऐसे मैं कैंटरबरी टेल्स पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इट इज़ ए इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ चाउसर। अब इनका जो देखिए दूसरा जो वर्क है वो है लीजेंड ऑफ गुड ओमेन। अब लीजेंड ऑफ जो गुड ओमेन है वो फर्स्ट टाइम हीरोइक कॉपलेट में इसको लिखा गया है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओमेन इन लिटरेचर, साहित्य में जो ओमेन का रिप्रेजेंटेशन हुआ उसके बारे में ये लिखा गया है। अब द रमाउंट ऑफ द रोज, ये माइनर पोएम्स है। रमाउंट ऑफ द रोज ये माइनर पोएम्स है। अब देखिए इन पर प्रभाव जो था किसका था, बोकेशियो का था, दांते का था और पेट्रार्च का था। इटालियन ये पोइट है बोकेशियो, दांते एंड पेट्रार्च, इनका प्रभाव इस पर था। अब जो ट्रायलेस क्रेसिडा है, ये जो नैरेटिव पोएम था, इस पर बोकेशियो का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। अब ये देखिए ये जो है राइम रॉयल, जो ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, 7 लाइन स्टेंजा जो होता है उसको राइम रॉयल कहा जाता है। अब इनके मेजर ऑथर ऑफ हिस टाइम, इनके समय के जो मेजर ऑथर थे, इनके अलावा देखिए जो इनके समय में जो मेजर ऑथर थे उनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग कोर्ट से जुड़े हुए नहीं थे, सरकार से जुड़े नहीं हुए थे, चूँकि ये डिप्लोमेट थे, ब्यूरोक्रेट थे, पोएट थे, तो इनके बारे में विशेष जानकारी है। लेकिन बाकी जैसे जॉन ग्रॉवर हैं, तो जॉन ग्रॉवर जो हैं इनके समय के राइटर हैं और इन्होंने चर्च पर हमला किया था अपने राइटिंग के माध्यम से। हालांकि चाउसर भी कैंटरबरी टेल्स के माध्यम से चर्च पर हमला किए थे, लेकिन जॉन ग्रॉवर थोड़ा ज़्यादा हमलावर थे और उस समय ईसाई और चर्च के बारे में, चर्च में जो पादरी होते थे उसके खिलाफ बोलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अब देखिए दूसरे जो पोएट थे विलियम लैंगलेट थे, इनका एक है पाइट्स एंड पॉलमेन, एक विजन है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है टोटल्स का मिशनरी है, मिस्सिलेनी है टोटल्स का, टोटल्स मिस्सिलेनी। और सर थॉमस मेलोडी का मोटे डी ऑथर है। अब देखिए मोटे डी ऑथर जो है क्या है, इसको 1470 में लिखा गया है। इट इज़ ए पोएम कलेक्शन ऑफ अ स्टोरी अबाउट किंग आर्थर। ये किंग आर्थर जो थे उस समय, उन्हीं के बारे में ये एक स्टोरी है, ये कलेक्शन है। अब आगे चलिए देखिए एम्बिक पेंटामीटर, इन्होंने एम्बिक पेंटामीटर का उपयोग किया है राइटिंग में कैंटरबरी टेल्स में। तो एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, तो एम्बिक पेंटामीटर होता है सिलेबल और इसमें 5 पेयर्स होना चाहिए। ये जो सिलेबल है इसका 5 पेयर्स होना चाहिए। और सिलेबल देखिए कैसे होता है, डी प्लस फाइन, तो डिफाइन। तो आयम्बिक का होता है जिस पर ज़्यादा प्रेशर आप देते हो जिस शब्द पर, जैसे डिफाइन को हम ये किए हैं, तो देखिए डी प्लस फाइन, तो डिफाइन, डी पर ज़्यादा जोर पड़ता है और फाइन पर कम जोर पड़ता है, इसलिए ये डिफाइन जो है एक शब्द हुआ। और इस तरह के 10 शब्द यानी 5 जोड़े जो एक सीरीज में लिखे जाते हैं वे एम्बिक पेंटामीटर कहलाते हैं। और हीरोइक कोपलेट जो है वो जो है जैसे एक वीर रस की कविता होती है या किसी के बारे में कुछ कहना होता है तो वो हीरोइक कोपलेट होता है। और जो आपको हम बताए थे कि
ये जो लीजेंड ऑफ द गुड ओमेन ये हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया था। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हिंदी में जैसे एक है पोएम कि मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए, तेरी मुरली मनहरे घर आंगन न सुहाए। इसी तरह की जो पोएम इंग्लिश में लिखी जाती है, जैसे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है, ड्राइडन ने लिखा है हीरोइक कॉपलेट में, तो उसके पोएम को आपको अब देखिएगा तो इसी तरह का आप हीरोइक कॉपलेट लिखा जाता है। जो वीर रस से प्रभावित होता है उसको हीरोइक कॉपलेट कहा जाता है। अब देखिए इनका जो फर्स्ट पोएट थे जिनको बरीड किया गया पोएट कॉर्नर इन वेस्टमिंस्टर अबे में, ये पहले पोएट थे चौसर, और 1400 ईस्वी में इनका डेथ हो गया था और इनको बरीड किया गया पोएट कॉर्नर इन वेस्टमिंस्टर एबे में। तो एक ओवरव्यू, एक फैक्ट्स मैंने आपको देने का प्रयास किया चौसर के बारे में। अगर मेरा ये प्रयास, मेरा ये आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।